अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग के साथ रेगुलर स्टूडेंट्स की फर्स्ट क्लास होगी और बेसिक तो मेरे ख्याल से कल मैंने जो बेसिक्स के स्टूडेंट थे उनसे बात कर ली थी कि उन्होंने आना भी है क्लास में या नहीं आना, लेकिन फिर भी वो रात में मेरे ख्याल से मिस निमरा ने एक वॉइस नोट ड्रॉप कर दिया था। और अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ फिजिकली या ऑनलाइन, तो मेरी अजम्पशन ये है कि ये वो स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है, सही है? या ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ बेसिक की 7 से 8 क्लासेस ले लिए। डन? तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग अपने पास जिस टॉपिक को अभी लेके डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो है IAS 16, ठीक है जी। और ये लीजिएगा, आज क्या रेट है भाई? ठीक है जी, IAS 16 फर्स्ट क्लास। हैंडआउट मैंने मिस निमरा के थ्रू ग्रुप में शेयर करा दिए हैं, तो देखिए हैंडआउट आप लोगों के पास आ गए होंगे। हम लोगों ने सर हसन के पास IAS 16 और IAS 36 कर लिया था, वो यहीं पर IAS 16 कर लिया था। अभी हम देखते हैं कि सर हसन के साथ आप लोगों ने जो IAS 16 का जितना भी पार्ट किया था उसमें और हम जो काम कराएंगे उसमें कितना डिफरेंस है। सही है? अभी मैं चीज़ों को बड़ा क्लियर कर देता हूँ। जो सर हसन ने करा दिया वो मुझे नहीं आता, सही, लाउड एंड क्लियर। जो सर हसन ने करा दिया वो मुझे नहीं आता। ऑल्दो अगर सवाल में इसका डिस्कशन आ रहा होगा तो मैं एक से दूसरी बात कर लूंगा, लेकिन जो सर ने करवा दिया, ठीक है जी। तो किसी किस्म का कोई डाउट होता है वो सर हसन से पूछे, मुझसे पूछेंगे, मैं बोलूंगा सॉरी मुझे नहीं आता, ठीक है जी। और इसी तरह से हम लोगों ने अपने एरियाज को बड़ा डिफाइन किया हुआ है कि यार ये अगर सर हसन ने करा दिया तो वो सर हसन से ही अब जाके मसले का हल पूछेंगे। मेरा कोई एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए मैं ही मौजूद हूँ। आपको मैसेज मिल गया तो मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, हमारे पास IAS 16 है। हैंडआउट अपने सामने अगर आप रखें तो टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है क्या? एक्सक्यूज मी गाइस, आर टेंजिबल items that are held for use in production or supply of goods or services for rentals to other or for admin purpose and are expected to be used during more than one period। बहुत सारी बातें भी हम करेंगे। आपको नजर आ रहे हैं नीचे पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है और अगले पेज पे जा रहे हैं, तो क्या आपने करना है और क्या मैंने देखना है और क्या आपने अपने आप को पहचानना है, वो अभी थोड़ी देर में सबको क्लियर हो जाएगा कि मैं किस तरह से चीज को लेके चलना चाह रहा हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि टॉपिक का नाम है IAS 16 का नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हमें पता होना चाहिए बिफोर आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे PPE है क्या। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल आइटम होते हैं, सही है जी, जिनको इस्तेमाल किया जा रहा होगा किस पर्पस के लिए? बोलिए, प्रोडक्शन के लिए। यानी कि अगर हम जाते हैं एक जगह फैक्ट्री में तो वहां देखते हैं भाई ये है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट,
सही है जी। यहाँ पे हम सारी क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक, और उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो लैंड, जो बिल्डिंग, जो प्लांट, जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे होंगे, उनकी अकाउंटिंग किस स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी, बोलिए, IAS 16 के मुताबिक। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल अगर किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, बोलिए, प्रोडक्शन के लिए। अगर उसका इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है तो वो PPE की डेफिनेशन में फॉल करता है, मतलब IAS 16 में फॉल करता है। अगर उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं किस चीज के लिए, गुड्स को सेल करने के लिए, यानी कि एक हमारी बिल्डिंग है जिसके अंदर हमारे पास लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, प्लांट भी है, इक्विपमेंट भी है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है माल को बेचने के लिए, तो वो भी किस की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा, बोलिए, PPE की डेफिनेशन में फॉल करेगा। या कोई ऐसी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी के अंदर क्या चीजें आती हैं, लैंड एंड बिल्डिंग इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रॉपर्टी। या तो खाली लैंड, या तो खाली बिल्डिंग, या तो दोनों। यानी कि प्रॉपर्टी में सर क्या आएगा, लैंड आएगा, बिल्डिंग आएगा, या तो दोनों आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू लैंड, बिल्डिंग। या तो उस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे गुड्स की सेल्स के लिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर सर उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, अगर उस जगह का इस्तेमाल, उस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं किसी चीज को बेचने के लिए, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल KNS में जो हो रहा है, इसमें कुछ मशीनरीज भी इन्वॉल्व हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम जनरेटर की बात कर लें, कुछ इक्विपमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, हम इस तरह की चीजों की बात कर लें, तो इस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो इस्तेमाल हो रहा है वो किस पर्पस के लिए हो रहा है, सर यहाँ प्रोडक्शन तो नहीं हो रही ना, हम कोई चीज बेच रहे हैं, हम बेसिकली हम क्या करें, सर्विस प्रोवाइड करें। तो इसका मतलब ये भी जो आपको प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट नजर आ रहे हैं, तो ये भी, इनकी भी अकाउंटिंग किस स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी, बोली, IAS 16 के मुताबिक। IAS 16 का नाम क्या है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। या तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा होगा, बोलिए, किसमें, प्रोडक्शन में, या तो इस्तेमाल हो रहा होगा गुड्स की सप्लाई के लिए, या तो हम लोग सर्विसेज जब फराहम कर रहे होंगे उसके लिए जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी किस में आ रहा है, IAS 16 PPE में आ रहा है। अगर सर प्रोडक्शन आ गया, गुड्स की सेल आ गई, या सर्विसेज की बात हो गई, चौथी बात क्या करना है, जब आप KNS में एंटर होते हैं तो आप राइट साइड पे देखते हैं एडमिन डिपार्टमेंट है, तो उसका मतलब इस जगह का जो इस्तेमाल है वो एडमिन पर्पस के लिए भी किया जा रहा है। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? एंटर होते हैं, राइट साइड पे क्या नजर आता है आपको, एडमिन। डन। तो हमें ये वाली बात भी समझ आई, हमें गुड्स वाली बात भी समझ आई, हमें सर्विसेज वाली बात भी समझ आई। हम लोग किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलिए, एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी एक बात जो मैं फिलहाल स्किप कर गया हूं, वो कौन सी बात है, रेंटल्स के हवाले से। रेंटल्स भी बात करते हैं, और ये वो चीजें हैं, ये वो आइटम्स हैं, ये वो टेंजिबल आइटम हैं जिससे हमें फायदा जो होगा हासिल वो एक से ज्यादा अरसे के लिए होगा। क्या लिखी हुई बात, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड। बड़ी सिंपल सी बात है। ये बातें जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये आप जानते थे, लेकिन चूंकि हम लोग IAS 16 पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन का मालूम होना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप IAS 16 खोलेंगे तो PPE की डेफिनेशन जब आप देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा होगा, PPE आर टेंजिबल आइटम that are held for use in production or supply of goods or services or for admin purpose, या लिखा हुआ इसमें क्या, for rental to others, और फिर नीचे क्या बात आ रही है, not expected to be used during more than one period। सर अब बात कर लेते हैं यहाँ पे for rental to others। for rental to others हम लोग अपने कोर्स में FAR 1 में, यानी कि CAF 1 न्यू स्कीम के मुताबिक एक IAS पढ़ेंगे, इसका नाम है IAS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या नाम है इसका? उर्दू तर्जुमा अगर हम करें तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। क्या नाम है IAS का? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, विच इज IAS 40 जो सर आसान के साथ इंशाल्लाह आप लोग करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अगर हम उर्दू में इंटरप्रेट करते हैं तो क्या मीनिंग बनता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। सर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग। सर खाली लैंड है तो भी प्रॉपर्टी में आएगा, बिल्कुल। सर खाली बिल्डिंग है तो वो भी किस में आएगा, बोलिए, प्रॉपर्टी में आएगा। सर लैंड भी बिल्डिंग भी दोनों किस में आ जाएंगे, बोले, प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। तो IAS 40 जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, वो ये कहता है, वो किस में डील करता है, वो किस में डील करता है, प्रॉपर्टी के रेंटल्स। प्रॉपर्टी के रेंटल को कौन सा IAS डील करेगा, उसका नाम है IAS 40। डन। अदर देन प्रॉपर्टी, बचा क्या, प्लांट इक्विपमेंट के रेंटल को कौन सा IAS डील करेगा, उस IAS का नाम क्या है, IAS 16। यानी कि प्रॉपर्टी
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सा आईएएस है? आईएएस 40। हमें भी कुछ नहीं पता, सिर्फ बता दिया गया भाई आईएएस 1 ये होता है, आईएएस 7 ये होता है, बस बता दिया। इसी तरह से मैं भी आपको बता रहा हूं, हम लोग ने एक आईएएस पढ़ना है जिसका नाम क्या है? आईएएस 40, जिसका नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। ठीक, प्रॉपर्टी के रेंटल के हवाले से जो भी अकाउंटिंग हम लोग करेंगे वो करेंगे आईएएस 40 के तहत। तो सर प्लांट और इक्विपमेंट के रेंटल के हवाले से जो अकाउंटिंग होगी उसके लिए कौन सा आईएएस होगा? आईएएस 16 होगा। इसका मतलब आईएएस 16 प्लांट एंड इक्विपमेंट के अगर रेंटल की बात हो रही है तो आईएएस 16 डील करेगा, और अदर देन प्लांट एंड इक्विपमेंट बचा क्या है? पीपीई में से पी जो बच गया शुरू वाला प्रॉपर्टी वाला, उसके रेंटल को कौन डील करेगा? आईएएस 40 डील करेगा। तो आईएएस 16 सिर्फ किसके रेंटल को डील करता है? प्लांट एंड इक्विपमेंट को। जरा रिकॉल कीजिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है? टेंजिबल आइटम्स हैं दैट आर हेल्ड फॉर, या तो प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा होगा, या तो गुड्स की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा, या तो सर्विसेज की फराहमी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा, या तो हमने प्लांट इक्विपमेंट किसी को किराए पे दे दिया होगा, या तो हम उस जगह का इस्तेमाल कर रहे होंगे एडमिन पर्पस के लिए, और ये वो आइटम है जिससे बेनिफिट हमें एक से ज्यादा साल। देखो सिंपल सी बात है, आई होप से मेरे ख्याल से हमने फॉर्मल डेफिनेशन को कैजुअल अंदाज में समझा और वो याद भी कर लिया। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब जरा हैंडआउट पे आइएगा, हैंडआउट पे आइएगा। यार पीछे दे, कितने चाहिए होंगे? सही, हैंडआउट मिल गया? ठीक है बेटा, कोर्स के हवाले से हम कोई डिस्कशन अभी कर नहीं रहे कि हमारे कोर्स में प्रोफिशिएंसी क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है, वो सारा डिस्कशन सर आसान के साथ आप लोग का हो चुका है। कोर्स में पता है क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं। सही है। वैसे कोर्स इतना बड़ा नहीं है, कोर्स इतना बड़ा नहीं है, कोर्स छोटा है, और जब भी कोर्स छोटा होगा तो आईकेप जो है वो तबे से आगे सवालात करता है। यानी कि किसी को भी कंटेंट दिखाएंगे, हाँ इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उस कंटेंट की जो प्रोफिशिएंसी है वो 1 में नहीं है, वो 2 में फॉल कर रही है। वो 1 नहीं है, वो टेस्टिंग भले 1 हो या 2 हो, ठीक, लेकिन जो प्रोफिशिएंसी है वो 2 ही है। मतलब ठीक ठाक फाड़ू किस्म के सवाल आएंगे। समझ आ रही है बात? मतलब सर समझ तो गए ना, मतलब आसान बेसिक पे काम नहीं चलने वाला, मुश्किल आने। इसका मतलब हमने उस टॉपिक के अंदर उसकी बारीकियों को समझना पड़ेगा। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके स्निपिंग टूल से सिलेबस का आउटकम यहाँ पे लिख दिया है, लर्निंग आउटकम अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये सिलेबस रेफरेंस सी में आएगा, और जो भी कुछ लिखा हुआ है अप्लाई दी प्रिंसिपल और ये वो सब, मतलब प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है? 2, यानी कि 20 या 20 से कम नंबर का सवाल आ सकता है। सॉरी, प्रोफिशिएंसी में क्या मतलब, अभी तो बोला था चीरा बन के जाना है बकौल सर आसान के, और जो टेस्टिंग है वो क्या है? 2। इसका मतलब 20 या 20 से कम नंबर का सवाल आएगा। बाकी जो दूसरे आईएएस हैं लाइक 36, उसका क्या टेस्टिंग? 1। आईएएस 20 करेंगे 1, 23 करेंगे 1, आईएएस 40 करेंगे 1। तकरीबन इस आईएएस के अलावा और आईएएस 8 के अलावा जितनी भी आईएएस हैं उनका टेस्टिंग लेवल जो है वो क्या है? 1 है। और ये जो स्टैंडर्ड है इसका टेस्टिंग लेवल जो है, अच्छा प्रोफिशिएंसी तो 2 ही है, लेकिन इस आईएएस का जो टेस्टिंग लेवल है वो क्या है? 2 है। और पीछे लाइट वगैरह खोल लो यार। और जो टेस्टिंग लेवल है वो क्या हो जाएगा इसमें? 2। अब सुनिएगा, सॉरी, रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, यानी कि इस पूरे टॉपिक के अंदर क्या क्या डिस्कशन हम लोगों ने करना है। मैंने बुक का कंटेंट उठाया ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए, अब सर रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, ये भी बुक के अंदर से हमने उठाई है हेडिंग, डेप्रिसिएशन भी उठाई है, डी रिकग्निशन उठाया है, रीवैल्यूएशन उठाया है, डिस्क्लोजर्स उठाए। सर रिकग्निशन एंड मेजरमेंट को
एक दफा हल्का सा रिव्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होगा? पीपीई की डेफिनेशन। डन। पीपीई को रेकग्नाइज का मतलब होता है जर्नल बनाना। पीपीई को रेकग्नाइज मतलब, या किसी की भी बात करते हैं रिकग्निशन की, तो रिकग्नाइज करने का मतलब क्या होता है? आसान अल्फाज में जर्नल बनाना। तो पीपीई को रिकग्नाइज करने के लिए कुछ बातें हैं, वो हम देखेंगे। पीपीई को जब मेजर किया था सर हसन के साथ आप लोगों ने, सही है, तो क्या ऐड होगा, क्या नहीं, और क्या लेस होगा, ठीक, उसका आपने आइडिया ले लिया। तो सर हसन के साथ जो आपने डिस्कशन किया था वो मेजरमेंट एट रिकग्निशन वाला कर लिया। डन। और फिर जो दूसरा पार्ट था वो कौन सा था? एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का। ये भी आपने सर हसन के साथ माहौल बनाने के लिए आप लोग ने ये कर लिया काम, सही है। बाकी जितना भी आपको काम नजर आ रहा है वो नहीं किया, वो हमने करना है। यानी कि शुरू की दो बातें, फिर तीसरा चौथा पॉइंट स्किप करके सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि फ्यूचर में जब उस एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे हम खर्चा करेंगे तो क्या उस खर्चे को हम लोग ने उस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना, हम देखेंगे। मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन, यानी कि जब एसेट को हम लोग रिकग्नाइज कर लेते हैं, मतलब अपनी बुक में पीपीई को डेबिट कर देते हैं। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? जब हम अपनी बुक्स में पीपीई को डेबिट कर देंगे तो सर अब उसको किस मॉडल पे मेजर किया जाएगा? तो IAS 16 ने हमें दो मॉडल्स बताए हैं। पहले मॉडल का नाम है कॉस्ट मॉडल और दूसरे मॉडल का नाम है रीवैल्यूएशन मॉडल। ये जो एरिया है ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है। कौन सा वाला? रिकग्निशन एंड मेजरमेंट का जो लास्ट एरिया है, मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन, यानी कि जब आपने एसेट को रिकग्नाइज कर लिया, ठीक है जी, रिकग्नाइज कर लिया, इसका मतलब आपने कलम उठाया, बोला पीपीई डेबिट, सही है। ये वाला पार्ट आपने सर आसान के साथ कर लिया था। अब वो जो आपने डेबिट सीख लिया है ना सर से, अब हमने उसकी अकाउंटिंग करनी है आगे। आई होप सो आपको बात समझ आ रही है। तो मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन सबसे ज्यादा हमारे कोर्स में हम इस पे बात करेंगे। टाइम कंज्यूमिंग भी हद से ज्यादा है। यानी कि फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन कोई टाइम नहीं लगेगा, रिकग्निशन नहीं लगेगा, मेजरमेंट एंड रिकग्निशन कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर टाइम नहीं लगना। सबसे ज्यादा टाइम जो लगना है वो मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन पे लगना है। तो हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी ज्यादातर एरिया हम लोग इस पे स्पेंड कर रहे होंगे टाइम। फिर आ जाइए डेप्रिसिएशन, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट और उसकी डेफिनेशन, ठीक। डेप्रिसिएशन का क्या कॉन्सेप्ट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन, समझ गए बात? ये वो वाली बात। डेप्रिसिएशन चार्ज एंड पीरियड। डेप्रिसिएशन किस अंदाज से चार्ज किया जाएगा? फ्रॉम द मंथ ऑफ एक्विजिशन टू द मंथ ऑफ डिस्पोजल। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, बिकॉज मैंने भी आपसे क्या बात बोली, यहाँ पे वो स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन के बारे में जानते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। अभी मैं अगले पेज पे जब मैं जाऊंगा ना, तो वो काम मैंने नहीं कराना है, वो आपने करना है, ताकि आप अपने आप को पहचानो और मैं आपको समझ सकूं। बेटा IAS 36 अगर होता मेरे हिस्से में तो मैं आपको कुछ नहीं देता, मैं बोलता आए चले करते हैं, ठीक। अब मुझे भी देखना है कि यार, और आपने भी अपने आप को पहचानना है कि आप लोग खुद कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये जो आगे आपको सवाल नजर आ रहे हैं 10-15, तो ये बेसिकली एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट है आप पे, कि देखना चाहूंगा कि आप खुद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। जिसमें मैं देखना चाहूंगा कि आपकी प्रायर नॉलेज इस टॉपिक के हवाले से क्या थी। मेरे ख्याल से ऐसे ही मुनासिब है। अगर कुछ नया होता तो मैं ये हरकत नहीं करता, क्योंकि आप सब लोग, कौन लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, या तो OA लेवल्स का बैकग्राउंड है, 5 साल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, ठीक, या तो आईकॉम सर 2 साल, डेप्रिसिएशन आप बहुत किया है, आईकॉम O लेवल्स A लेवल बहुत किया है। ये जो एक बना हुआ है ना, इसको थोड़ी सी मैंने गुब्बारे की हवा थोड़ी सी चू करके निकालनी है। कैसे मेरे भाई? चू करके। अल्लाह करे कि ये जो सवालात हैं बहुत हल्के फुल्के से हैं मेरी नजर, इससे मुझे पता चल जाएगा और आपको अपनी पहचान हो जाएगी। जब हम लोग एक लेवल पे आ जाएंगे ना, तो फिर हमें पढ़ने में मजा भी आएगा। अब ये 36 के बारे में आप लोग नहीं जानते थे, IAS 36 कि रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू को, अब तो मतलब फर आप बोलेंगे, ठीक। डेप्रिसिएशन के बारे में चूंकि हम सब जानते थे थोड़ा बहुत पहले से,
तो इसीलिए मैंने ये काम करने की कोशिश की है। एनीवेज, चेंज इन एस्टिमेट में क्या देखेंगे हम लोग कि जो डेप्रिसिएशन का हमने मेथड डे 1 पे एस्टिमेट किया था, जो लाइफ हमने एस्टिमेट की थी, जो स्क्रैप वैल्यू हमने एस्टिमेट की थी, क्या वक्त गुजरने के साथ अभी भी हम उस एस्टिमेट पे कायम भी हैं या नहीं? मेरे भाई, ये यहाँ पे होगी अकाउंटिंग। चेंज इन एस्टिमेट इन डेप्रिसिएशन मेथड हो जाएगा, इन यूजफुल लाइफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? स्क्रैप वैल्यू देखेंगे यहाँ पे। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ से शुरू हो जाएगी हमारी अकाउंटिंग, यानी कि डेबिट क्रेडिट वगैरह मामला और लेजेस वाला मामला। फिर आ जाइए डी रिकग्निशन, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, अकाउंटिंग फॉर द डिस्पोजल। गेन लॉस मालूम करेंगे किस तरह से, और किस तरह से उस डिस्पोजल को अकाउंट फॉर करना है। ये मेरी तरफ से ये पॉइंट्स नहीं बने हुए, ये मैंने बुक का जो मेन डिटेल्स थी ना, वो सारे उसके बुलेट्स बना के यहाँ पे रख दिए। काम मैं अपने अंदाज से करूंगा, लेकिन बुक का मैक्सिमम कंटेंट जो है वो यही है मेरे भाई। ये तरीका आई होप सो आपको शायद समझ भी आए और पसंद भी आए, इससे कुछ मिस नहीं होना। फिर आ जाइए रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के अंदर रीवैल्यूएशन मॉडल में कुछ इश्यूज हैं, 4 इश्यूज पे हम बात करेंगे। अपवर्ड रीवैल्यूएशन, दूसरा डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन, तीसरा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन, चौथा डाउनवर्ड एंड अपवर्ड रीवैल्यूएशन। ठीक, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन। फिर कैरिंग, चेंजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ अ रीवैल्यूड अमाउंट, अगर कैरिंग वैल्यू चेंज हो रही हो, ये सब देखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ अ रीवैल्यूड अमाउंट, फिर रियलाइजेशन ऑफ द रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये बातें पता नहीं क्या हो रही है, समझ नहीं आ रही मुझे। ठीक, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन, कितने कितने सालों में रीवैल्यूएशन कराना है हमने। फिर आ जाइए डिस्क्लोजर्स। अच्छा, रीवैल्यूएशन वाले पार्ट में जो है अराउंड तकरीबन छोटे छोटे मिला के 50-60 के करीब क्वेश्चंस हैं, जो मेरे अपने घर से बना के हम लेके आए हैं। बड़े अच्छे हैं, फ्रेश किस्म के क्वेश्चंस हैं। वो हम लोगों ने करने होंगे कौन से वाले पार्ट में? 4th वाले पार्ट में। सही है, और अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग ये वाला एरिया है। जिस हवाले से, यानी कि अगर आपको ओ लेवल्स का बैकग्राउंड है तो आपको ये जो 4th एरिया है इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ओ लेवल्स के हवाले से अगर बात करें तो ए लेवल्स वालों को कुछ मालूम है, लेकिन इतनी गहराई नहीं मालूम। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल, और जो आईकॉम वाले हैं वो इस हवाले से कुछ नहीं जानते। बाकी बच्चे कौन? कैफ 1 पुरानी स्कीम वाले, उनको भी कुछ नहीं पता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ किस पे काम किया है? कॉस्ट मॉडल पे काम किया है। उनको रीवैल्यूएशन मॉडल का कुछ नहीं पता। भाईजान समझ आ गई बात? तो रीवैल्यूएशन मॉडल मतलब IAS 16 के अंदर जो सबसे ज्यादा एरिया टेस्ट होता है, IAS 16 के अंदर सबसे ज्यादा एरिया जो टेस्ट एग्जामिनर को जो पसंद है ना, वो 2 जगह है, कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल के अंदर पूरी डुबकी लगानी है हमने, जिसमें क्या कुछ आएगा वो हम देखेंगे। रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर भी पूरी गहराई तक हमने जाना है। ठीक, गहराई में मैं जा रहा हूँ, आप रुकेंगे तो भाईजान एग्जामिनर बोलता है और आइए। हमने बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा। ये मेरी फरमाइश नहीं है, एग्जामिनर की फरमाइश। बोला भाई प्रोफिशिएंसी अगर 2 रखा हुआ है और टेस्टिंग भी 2 है, तो ये हर अटेम्प्ट जितनी भी गुजरी है, ऐसा कोई अटेम्प्ट रही नहीं है कि जिसमें IAS 16 कभी टेस्ट ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है कभी 36 को स्किप कर दे, हो सकता है 20 स्किप कर दे, यू जस्ट नेम इट, स्किप हो सकता है IAS। लेकिन IAS 16 पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी उसके साथ जान अटकी हुई है कि इसके बगैर जो है ना वो पेपर देता ही नहीं है। और इंशाल्लाह जिस तरह से मैं आपके साथ ये सारी नॉलेज शेयरिंग करूंगा तो आप खुद बोलेंगे कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ गया। शर्त ये कि आपके अंदर एक एप्रिसिएशन की भी आदत हो। कुछ लोग की आदत नहीं होती, हाँ सो व्हाट, ठीक। तो बहरहाल अल्लाह ने उनको ऐसा बना दिया तो कोई बात नहीं, हालात उनको सही कर देंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि यार अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आपको समझ आ रही होती है, तो एप्रिसिएशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। इनफैक्ट छोटा बच्चा भी जो है ना, वो भी अगर चलना सीख रहा होता है तो उसकी अम्मा वाह 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 लग रहे होते हैं, बिकॉज ही फील्स मोटिवेटेड। तो जब एक बच्चा जो बोलना नहीं जानता और एक बीमार बूढ़ा जो बिल्कुल अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है आखिरी टाइमों पे, उसको भी आके डॉक्टर मोटिवेट करते हैं, नहीं नहीं आप बिल्कुल सही हैं, जस्ट गेट अप, तो उसको भी एक लम्हे के लिए महसूस होता है कि यार मैं दोबारा से कम बैक कर गया हूँ। तो हमने बात की छोटे से बच्चे की जिसको बोलना नहीं आता, और एक वो बुजुर्ग जो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, उसको भी आके अगर डॉक्टर मोटिवेट करता है ना, तो हम तो बीच में मतलब हम भी तो इंसान है ना, आप भी इंसान हो हम भी इंसान है। जैसे आप अच्छा काम करोगे यार जबरदस्त जानी जबरदस्त आउटस्टैंडिंग, आपको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि यार हम लोग मशीन है तो हमें जज्बात नहीं है, आपके भी जज्बात है हमारे भी जज्बात हैं। तो अगर अच्छा कर रहे हैं
तो जरूरी नहीं है कि इंसान लफ्जों से उसको अप्रिशिएट करे, लेकिन इंसान मेहनत करे, अच्छे रिजल्ट आए, सिर्फ बता दे सर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पास हो गए, यही बहुत होता है। यार सलाम दो भी कर ले इंसान बहुत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछली क्लासेस में भी हमारी सारी बातें होती थी, और अभी वक्तन फवक्तन भी होंगी, लेकिन हमारे पास जो है ना, मेरे साथ जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी उसमें हमारा तफरी का एलिमेंट हो सकता है बहुत कम हो। जिस तरह से कैफ फन के जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो उसमें चले कैजुअल माहौल चलता था, यहाँ पे हमारे पास टाइम लिमिट है और चीज़ें बहुत सारी कवर अप करनी है, और थकाना भी है आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर इस सब्जेक्ट का कोई गुजारा नहीं है। जब इंशाल्लाह वो लोग जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जब उनको 1 से 2 से 3 क्लासेस मेरे साथ गुजारेंगे, उनको अच्छी सा आइडिया हो जाएगा कि यार मैं किस तरह से चीज़ को लेके चल रहा हूँ। मैं सबके लिए बहुत अच्छा भी नहीं हूँ, बहुत बुरा भी नहीं हूँ। हम लोग यहाँ पे कोई रिश्ता डालने के लिए नहीं आए, हम बेसिकली एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हेल्प करने आए हैं। तो हमारे पास अगर 13-14 साल का एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करें। तो हम लोग बेसिकली दोस्त यार नहीं है, बेसिकली आई एम अ फ्रेंडली टीचर नॉट योर फ्रेंड। क्या ख्याल? ऐसे ही होता है ना, एक फ्रेंडली टीचर, ऐसी दोस्त अलग होता है जिसके साथ आप अपने किसी ने दुख दिया हो तो जानी यार मैं नहीं देखूंगा उसको, तो वो दोस्त है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट ऐसा होता है, हमें भी बता देते हैं, मैंने बोला कोई बात नहीं तू पढ़ाई कर ले, फिर तू देख तेरे पीछे 10 लोग लगे होंगे, लेकिन तू फिर 10 के पीछे नहीं पड़ जाना। ये भी तो होता है। एनीवेज, अब देखिए डिस्क्लोजर्स। अच्छा, डिस्क्लोजर वाला एरिया भी जो है ये भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, एग्जामिनर का पसंदीदा है। यानी कि पिछली अटेम्प्ट अगर कैफ 5 की हम बात करें, जो पिछली स्कीम के मुताबिक था, उसमें सिर्फ 2 एरियाज आते थे। कौन से वाले? 4 और 5 आपके सामने नजर आ रहा है। यानी कि जो पिछली स्कीम के मुताबिक कैफ 5 था, FAR 1 था, उसमें सिर्फ ये जो 4th और 5th एरिया है ना, ये सिर्फ टेस्ट होता था और तबीयत से होता था। इन्होंने क्या किया, वो 4-5 भी उतार दिया यहाँ पे, और उन्होंने जो इंटू टू अकाउंट्स का था ना, वो भी दोनों को मिक्स कर दिया। बोला आओ बात करते हैं। इसका मतलब अब आपको शायद समझ आ गई होगी बात कि इसके अंदर IA की पूरी अकाउंटिंग मौजूद है, और इसके अंदर जो FAR 1 जो कैफ 5 पिछली टाइम के मुताबिक था, उसके अंदर कौन से एरिया टेस्ट होता था? नंबर 4 और नंबर 5, ये भी आ गया। इसका मतलब 1, 2, 3 का मेनली ताल्लुक किससे? इंटू टू अकाउंटिंग से। कुछ चीजों का ताल्लुक FAR 1 से भी है पिछली स्कीम के मुताबिक, और ये जो 4, 5 है इसको भी उतार के लोग यहाँ पे ले आए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन तकरीबन बेसिक लेवल पे अगर रहते हुए हम बात करें तो हर तरह से आपको यहाँ पे वो पक्का सॉलिड बनाना चाह रहे हैं। यार आप लोग को समझ आ रही है बात कि हम लोग ने करना क्या क्या कंटेंट इसके अंदर कवर है? तो ये आप नहीं उम्मीद लगाइएगा कि सर हमने 2 क्लासेस ली, 3 क्लासेस ली, तो सर IAS 16 के खत्म होने वाला है। ये टाइम खींचेगा, और जब ये आप स्टैंडर्ड टाइम खींचना है तो उसके लिए हम करेंगे ये कि कुछ काम मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा और कुछ काम मैं आपको दूंगा, कुछ नहीं अच्छा खासा दूंगा असाइनमेंट के तौर पे, ताकि कुछ काम मेरे एंड पे भी हो और कुछ काम आपके भी एंड पे हो, और चीज़ों को हम जल्द से जल्द टाइमली कवर अप कर सकें। मेरे भाई, क्या ये शुरू की बातें समझ आ गई कि हम लोगों ने क्या कुछ कवर अप करना है? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। भाईजान, किसी को भी डर खौफ नहीं है कि सर वो हमने कैफ के पहले कुछ पेपर दिए थे तो वो निकलेंगे या नहीं, अब वो डर खौफ भी नहीं है। माशाल्लाह सारे अल्लाह की रहमत आप लोग पे आई हुई है कि एग्जामिनेशन मिली हुई है। अब वो वाला थॉट भी नहीं आ रहा दिमाग में कि सर वो दिया हुआ था तो डिस्टर्बेंस नहीं है, वरना तो हमेशा हम आगे के पेपर देते थे सर वो पता नहीं वो निकलेंगे या नहीं। ठीक, तो अभी तो वो वाला एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब डे 1 से आप लोगों ने काम को लेके चलना है। अब आप बताइए अब्दुल बासित, डेप्रिसिएशन दोबारा डिटेल में होगा सर? अभी इस चीज का फैसला हम करेंगे कि डिटेल में होगा या नहीं होगा। देखो, रीवैल्यूएशन मॉडल आप जितना भी बोले सर हम जीते हैं, मैं बोलूंगा नहीं, मुझे पहले मेरे हिसाब से पूरा कवर अप कराने दें। कौन सा एरिया? नंबर 4 और नंबर 5, आपका जो भी बैकग्राउंड रहा है। ठीक, नंबर 4 और 5 एरिया ना, इसमें हम लोग जरा सा भी बैकफुट पे नहीं जा सकते। इसमें हद से ज्यादा डिटेल में जाना है 4 और 5 में। और बेसिक डेप्रिसिएशन में क्या मुझे बहुत डिटेल में जाना है या नहीं? ठीक, इसका फैसला 1 से 2 क्लास में होगा। आपको बात समझ आ रही है? देखें, अगर कुछ नया स्टैंडर्ड होता ना, मैं ये बात नहीं करता, लेकिन चूंकि कुछ चीजें आप पहले से जानते हैं तो हमने अपने आप को भी पहचानना है और मेरी नजर में भी वो लोग आ जाएं। तो हमने क्या किया है, कुछ सवालात रखे हुए हैं
सही है जी। ये बेसिकली प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। हैंडआउट में अरेंज कर देता हूँ अभी। कितने चाहिए हैंडआउट टीचर? ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इन अदर वर्ड्स दिस इज बेसिकली टेस्ट योर नॉलेज, मेरी नहीं, टेस्ट योर नॉलेज। भाईजान आपको बात समझ आ रही है? दिस इज टेस्ट योर नॉलेज, दिस इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यार ये पीछे लड़कों को दे देना। हाँ 1 मिनट देखो। यार आप पीछे पे चले जाओ, आपको हाथ खड़ा कर देंगे। चले जी हम लोग स्टार्ट कर लें। जब आप स्टार्ट करें सही है, और थोड़ी देर में चाय की चुस्की उसकी लगा देता हूँ ताकि आप लोग देख लें कि आप देखो यार प्लीज बात का बुरा नहीं मानना। सर ये क्या पहली क्लास है, आपने हमें काम दे दिया, आपने पढ़ाया तो नहीं। आप लोग को मैसेज मिल गया तो मैं देना चाह रहा हूँ। आप अदरवाइज पता है क्या ऑल्टरनेट क्या था, चले जी आए शुरू करते हैं। आप लोग कभी यहाँ जमाई ले रहे हो, कभी वहां जमाई ले रहे हो, क्या कर रहे हैं। और तो एक मुझे सिंबल ये आएगा कि यार बच्चों को आता है। कुछ लोग बोले नहीं नहीं सर नहीं आता, तो मुझे वो फिल्टर करना है उस अबान को कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। तो प्लीज स्टार्ट कीजिएगा। जी जी सारे ही करने हैं। तो बेसिकली हमारी जो क्लास शुरू होगी ना IE 16 की, वो आज नहीं है। वो जो नेक्स्ट क्लास है ना, दैट विल एक्चुअली बी द फर्स्ट क्लास फॉर IE 16। बेटा बात समझ आ रही है वाली? तो अभी तो सिर्फ हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो प्लीज ट्राई कीजिए। हैंडआउट शेयर कर दिए बेटा। क्या ये मैं आपके साथ सॉल्व करूं या आप लोग अभी ट्राई कर रहे हैं? आप 1 से लेके 4 तक ट्राई तो करें, फिर हम जरा आंसर्स चेक कर लेंगे। आप 1 से 4 तक करें, फिर मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूं, देखते हैं आपका और मेरा जवाब सही भी है या नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। Depreciable amount is equals to cost minus scrap value। 1.25 minus 5, 1.20। Number second, rate is equals to 1 over life। 1 over 4 is equals to कितना? 25%। Annual depreciation for the year 2017। ठीक, क्या करेंगे? डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, या तो मैं रीड करूं कितना, 1.20 इंटू कितना है बेटा, 30,000। या हम क्या कर सकते हैं, एनुअल depreciation is equals to depreciable amount divided by total useful life। कितना, 1.20 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 30। ठीक, डन। ये काम तो आराम से हो गया आपसे। जी, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? देखिए, ईमानदारी से बताना है बेटा, क्योंकि अगर मुझे आपने कहा कि सर इसमें कोई मसला नहीं है, इसका मतलब मैं जितना भी आगे आपके साथ काम करूंगा ना, उस वक्त आई विल बी सो कॉन्फिडेंट कि यार स्टूडेंट को इस एरिया में तो प्रॉब्लम है ही नहीं।
ऐसा ना हो कि आपको प्रॉब्लम हो रही हो और आप शो ये करेंगे सर नो प्रॉब्लम, तो इसका मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है ना बार बार आउट हो जाएगी। और आपको पता है कि यार इसका प्रोफिशिएंसी 2, टेस्टिंग 2, हर अटेम्प्ट में कोई सवाल कोई टॉपिक आए या ना आए इसने जरूर आना है। ये वो टॉपिक है जो कि आपको गिरता हुआ बचाता है। तो जितनी डिटेल में हम जाएंगे तो उतना ही हमारा फायदा है, लेकिन हम बेसिक में ऐसा ना हो कि मैं अज्यूम करूं और आप बोलो नहीं सर हमें तो नहीं आता, उस चीज को चेक करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने सोल्यूशन यहाँ पे कर दिया है। थोड़ी देर के लिए मैंने वीडियो पॉज की थी और अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है वो कुछ लोग से हो गया हो और कुछ लोग से नहीं हो रहा। जिन लोगों ने मुझसे पिछली अटेम्प्ट में IA पढ़ा था तो हम लोगों ने बेसिक डेप्रिसिएशन जो कैफ 1 पुरानी स्कीम के मुताबिक था, जिसको इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स बोलते थे, तकरीबन हमने 14 से 15 क्लासेस में सिर्फ डेप्रिसिएशन किया था कैफ 1 लेवल का। 14 से 15 क्लासेस, जो लोग बैठे हुए उनको अच्छे से आइडिया होगा। तो हमने यहाँ पे जो नई स्कीम के मुताबिक कैफ 1 है उसमें से वो सारा काम भी मौजूद है। वो शख्स जिसने डेप्रिसिएशन का टॉपिक नहीं किया कैफ 1 में तो वो फंसेगा यहाँ पे, ठीक। और जो AFC के स्टूडेंट आ रहे हैं वो तो बेचारे देख रहे सर ये डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो हमने बेसिकली अच्छी खासी एफर्ट लगानी है। अच्छा, एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि वो स्टूडेंट जो AFC से अभी कैफ में आए हैं या जिन्होंने 2 बैचेस हमारे चल रहे हैं बेसिक के, दोनों को हमने मर्ज ही करना है, वक्तन फवक्तन मुझे लग ये रहा है कि मैं इनकी थ्रू आउट पूरे सेशन, जैसे डेप्रिसिएशन आप कंफर्टेबल हैं, पता है डेप्रिसिएशन बेसिक, उनको कुछ नहीं आइडिया, तो मुझे इनकी मुसलसल की बुनियाद पे एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ेंगी। मैं बोलता हूँ अक्रूवल्स, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई गंदी बात बोली है। आप बोलेंगे वी नो व्हाट इज अक्रूवल्स, वी नो व्हाट इज प्रोविजन, वी नो व्हाट इज अलाउंस। लेकिन वो बोलेंगे हैं, या तो मैं उनकी तरह बोलूंगा हाँ समझ आ गई, तो मुरब्बत में हाँ सर इट्स ओके बेहतरीन, जाके पूछेंगे सर घंटा कुछ समझ नहीं आया। तो बेसिकली हमने उनके साथ भी जुल्म ज्यादती नहीं करनी, उनके लिए हम लोग मुसलसल की बुनियाद पे कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे। अच्छा, एक और बात, जिसको दर्द जिसको तकलीफ होती है वही आके बताए तो ज्यादा बेहतर है। सर वो मेरे दोस्त को भी जो है ना समझ नहीं आ रहा था, उसने मुझे बताया था आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे आके बताएं, उस मसले का हल इंशाअल्लाह अल्लाह की इजाज़त से मैं आपको दूंगा। सर वो आपको समझ नहीं है, सर वो मेरे 4 दोस्त हैं उनको भी समझ नहीं है। यार आप 4 दोस्त की क्यों नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना मसला बताओ। तो प्लीज मैंने आपसे कहा मैं बहुत फ्रेंडली टीचर हूँ, इसीलिए ताकि यार आपके अगर किसी भी किस्म के कोई इश्यूज हैं तो उस पर हम बात कर सकें। और अगर हमारा डिस्टेंस ये बहुत ज्यादा रहा तो फिर आपके जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं होंगे और उसकी आपने बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके चाहने वालों का इंतजार है कि यार सीए कहाँ तक पहुंचा, सही है जल्दी कर दो, टाइम नहीं है। समझ गए? अब बताइए नंबर 2, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 5 years। जी ऑनलाइन वाले भाइयों बहनों, रिमेनिंग 3 साल है। जी भाई बताएं। 2 साल। जी ऑनलाइन हमारे पास जो बच्चे हैं, हफ्सा वसीम 3 साल, आफाक टोटल लाइफ, अब्दुल बासित 5 साल। और बताएं जी बस कितने? 3 साल, 4 years, 3 साल। जी बेटा 3 साल, 4 years, 2। अच्छा आप सुनिए भाईजान, आगे बढ़े। अब जरा देखिएगा यहाँ पे
एक सिंपल सा मेरा आपसे सवाल है, एक एसिड है उसकी कॉस्ट है 1000, एक एसिड है उसकी कॉस्ट है 1000, सही है नहीं? उसकी लाइफ है 5 साल, उसकी लाइफ लेट्स सपोज 10 साल, कॉस्ट कितनी है 10, कितनी 1000, लाइफ कितनी है 10 साल। मेरे साथ भी मूव कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है, नो स्क्रैप वैल्यू। तो बता सकते हैं कि 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? हाँ 900 या 100 बोल रहे हैं? 100। कॉस्ट कितनी 1000, टोटल लाइफ कितनी 10 साल, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू SLM कितना होगा 100। 2 साल का 200, 3 साल का 4 साल का 400। अच्छा अब मैं आपको बोलता हूं कि कॉस्ट थी 1000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 400, ठीक है जी, टोटल लाइफ थी 10 साल। तो बताओ कितने साल ऐसे डेप्रिशिएट हो चुका है? 4 साल। और कितने साल नहीं हुआ? 6 साल। समझ आ रही है बात? तो ये जानने के लिए कि कितने साल ऐसे डेप्रिशिएट हो चुका है, सुनना, ये जानने के लिए कि एसिड कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका है, इसके लिए पता है आपने क्या किया? कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, आपने बोला 4 साल ये हो गया तो 6 साल बच गए। बेसिकली जो आपने बैक ऑफ माइंड जो आपने कैलकुलेशन की, पता है वो क्या की है? 400 इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर पता नहीं कितने साल, यू डोंट नो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज व्हाट? 400। फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन इज व्हाट? 100। सो 400 डिवाइडेड बाय 100 करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरा एसिड 4 साल डेप्रिशिएट हो चुका है। हेलो, क्या ये वाली बात समझ आई? देखिए हमने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की थी, वो तो मैंने खुद बता दी। 1 साल का 100, 2 साल का 200, 3 साल का 300, 4 साल का खुद मैंने बोला था 4 साल का कितना? 400। तो मैंने बोला जब टोटल लाइफ है 10 साल तो 4 साल ऐसे डेप्रिशिएट हो चुका है, तो कितने साल नहीं हुआ? 6 साल। बड़ा सामने नजर आ रहा था। लेकिन ये जो 4 साल आपने मुझे बताए, इसके पीछे जो मैकेनिज्म था वो क्या था कि जितना भी डेप्रिसिएशन है एक्यूमुलेटेड, पता नहीं कितने साल का है, कितना दिया हुआ है 400, पता नहीं कितने साल का है, ठीक है जी। अब 400 जो है वो पता नहीं कितने साल का है, डिवाइडेड बाय कराऊंगा फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन से, तो 400 डिवाइडेड बाय 100 किया तो कितना आ गया? बोलिए 4 साल आ गया। तो 4 साल जो आया, सुनिएगा, यानी कि आपने क्या किया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। क्या ये वाली बात समझ आई? ठीक। तो ये कितना बन रहा था इस सवाल के हिसाब से? इस सवाल के हिसाब से जी कितना? 4000 डिवाइडेड बाय कितना? 2000। ये आप लोगों को बात समझ आई? ठीक सर, ये 4, ये कितना है बेटा? 2 years, ठीक। अच्छा जी, अभी हमने यहाँ पे एक चीज लिखी है, 1 मिनट बेटा। अभी देखो ये वाला एरिया खाली है। मुझे बताइए कि अगर रेट मालूम करना हो तो 1 over लाइफ, रेट मालूम करना हो तो 1 over लाइफ, या लाइफ मालूम करनी हो तो 1 over रेट। क्या ये वाली बात सबको कुछ कुछ समझ आती है ना? तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लाइफ दी हुई है, रेट दिया हुआ है, रेट। डन। दिस इज रिमेनिंग लाइफ और यूज लाइफ, यूज लाइफ। ये 2 साल एसिड यूज हो चुका है, ठीक। टोटल लाइफ कितनी थी? यानी कि अगर मैं यहां लिखता हूं टोटल लाइफ, ठीक, तो टोटल लाइफ कैसे निकालूंगा? सर हमें तो रेट दिया हुआ है, सो व्हाट? तो 1 over रेट, 1 over रेट इज इक्वल टू 1 over, देयर यू गो। कितना आया? 5 years। तो ये कितना आ गया? इस सवाल के हवाले से मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन ज्यादा दिए क्योंकि जवाब हमारे पास डिफरेंट आ रहे थे। 3 भी आ रहे थे, 2 भी आ रहे थे, 5 भी आ रहे थे, 4 भी आ रहे थे। शुक्र है 5 साल थे, वरना तो हमारे पास हर साल के हिसाब से कोई ना कोई वैल्यू आ रही होती। तो आप मुझे बताइए, क्या जो भी हमारा डिस्कशन हुआ इसमें रटने की कोई बात हुई है? नहीं हुई है सर, रटने की कोई भी बात नहीं हुई है। ये क्या आई बेटा?
total life in, excuse me guys, years. This is basically what? तो रिमेनिंग लाइफ निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको आपने नोट कर लेना है, बिकॉज अदरवाइज आई विल अज्यूम कि ये तो आपको चीजें आती थी। ऐसा ना हो कि मेरी अजम्पशन कुछ और क्रिएट हो जाए, क्योंकि अजम्पशन कुछ और क्रिएट हो गई ना तो फिर हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करेगी। मेरे भाइयों बहनों जल्दी से बताइए जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, क्या ये वाली बात जिनको इनिशियली समझ नहीं आई थी अब क्लियर है? जी मोहम्मद जैन सही है। हम आगे बढ़े। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2015 यूजिंग टोटल लाइफ एंड रिमेनिंग लाइफ। दीज आर द बेसिक डेप्रिसिएशन क्वेश्चन, कीप इन माइंड। ठीक, मेरी जजमेंट यहां पे लेके कुछ ऐसी थी कि हम लोग सब एक पेज पे नहीं थे। मुझे इसी चीज को पहचानना है बेटा। ठीक, जब तक मैं उस मर्ज का जिसे कहते हैं आइडेंटिफाई नहीं करूंगा तो मैं उस पर काम नहीं कर सकूंगा। मैं इस चीज को आपको रियलाइज कराना चाह रहा हूं, यहां पे गड़बड़ हुई है। ठीक, अब आ जाइए, इसका डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन तो एनुअल डेप्रिसिएशन क्या बोल रहे हैं? यूजिंग टोटल लाइफ एंड रिमेनिंग लाइफ। हेलो गाइस, स्क्रैप वैल्यू है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ। बोले तो कितना? 10,000 डिवाइडेड बाय कितना? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। यूजिंग टोटल लाइफ, सो फॉर टोटल लाइफ you need total cost. Done. Annual depreciation using remaining life. मुझे डाउट है कि लोग का इससे जवाब कुछ सही नहीं आ रहा हो, शक है, हो सकता है ना। जवाब तो आएगा 2000, सही है। सर जी कोई कैलकुलेशन बताएगा? जी शफक, 10,000 माइनस 4,000। बेसिकली आप लोग क्या बोल रहे हैं? कैरिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग। यहां पे बोर्ड पे जो कलम चल रहा है एक भी चीज फालतू नहीं है, हर चीज ये भी काम की है, ये भी काम की है। वी आर गैदरिंग टूल्स। कब कौन सा टूल हमें इस्तेमाल करना पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल सर ये हमने बुक का हर सफा पढ़ लिया, ये चीज नजर नहीं आई, देखिएगा नजर आ जाए तो मुझे भी बताइएगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको हम लोग मैथमेटिकली जो है वहीं पे सेटल कर रहे होंगे। अक्सर चीजें आपको बुक में नजर नहीं आएंगी लेकिन वो इस्तेमाल हो रही होंगी, लाइक दिस। तो बता सकते हैं कैरिंग वैल्यू, व्हाट इज कैरिंग वैल्यू? कैरिंग वैल्यू इज द अमाउंट, carrying value or net book value. What is carrying value? Is the amount after deducting accumulated depreciation, ठीक, accumulated depreciation and 36 कर लिया ना, and accumulated impairment losses.
मैंने बस सिर्फ उसका एक तड़का लगाया है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस accumulated impairment losses from cost, you get to know the carrying value. यानी कि carrying value क्या है? Cost minus accumulated depreciation minus accumulated impairment is equals to what? Carrying value. बोलिए 10,000 minus 4,000 divided by 3. मुझे कुछ लग रहा है कि ये चीज कुछ लोगों के लिए अच्छा ऐसे भी होता है, ये वाली फीलिंग है। हो सकता है मैं सही हूं, हो सकता है मैं गलत। चलें, अगर ये वाली चीज तो सब जानते हैं, ये भी कोई गलत चीज नहीं है। वी आर गोइंग टू यूज दिस टूल एज वेल। मेरे भाई आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? क्या मेरा ख्याल सही था कि यहाँ पे कुछ पॉज हो गए थे हम लोग थोड़ी देर के लिए? आगे बढ़िए। नंबर अभी तो दूसरा ही था हमारा। नंबर 3, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईच ईयर। आई रिपीट, हमारी अभी तक IAS 16 की जो पहली क्लास है वो शुरू ही नहीं हुई है। तो सर अभी हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को चेक कर रहे हैं कि क्या हमें डेप्रिसिएशन एक मुनासिब लेवल का आता भी है या नहीं। क्यों ऐसा सोच रहे हैं सर आप? क्योंकि हम हमारे साथ बैठे हुए हैं OA-levels 5 साल अकाउंटिंग पढ़े हुए बच्चे, हमारे साथ बैठे हुए ICOM वाले स्टूडेंट 2 साल अकाउंटिंग पढ़े हुए, और हमारे साथ बैठे हुए IA जिन्होंने पढ़ लिया पास हो गए, IA पढ़ लिया पेपर दिया फेल हो गए, या IA दिया या दिया ही नहीं एग्जाम हो गए। ये बादशाह लोग भी बैठे हैं। तो बेसिकली इसीलिए मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूं। आप बताइए नंबर 3, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। यूजिंग RPM, तो ईयर 1 का नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट बता सकते हैं कितना आएगा? कितना? 10,000 इंटू 20%, कितना? 2,000। यह आ गया ईयर 1 का। ये हो गया एक्यूमुलेटेड, क्योंकि पिछला तो कुछ भी नहीं था। 0 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 2,000। ईयर 2 अगेन नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, तो 10 माइनस 2 इंटू 20, 1600। आप समझ गए मैंने इस तरह से प्रेजेंटेशन क्यों रखी? ताकि मेरे पास कॉस्ट में से जब मुझे अलाउंस मालूम करना हो, माइनस करना हो, तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज दिख रही हो। दिस इज अगेन व्हाट? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर इस सवाल में पूछता कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बताएं और एक्यूमुलेटेड भी बताएं, तो आप इस वर्किंग के थ्रू एक्सपेंस भी बता सकते हैं, एक्यूमुलेटेड भी बता सकते हैं। एक्सपेंस भी बता दिया आपने, एक्यूमुलेटेड भी आ गया। अब बताइए ईयर 3 क्या करेंगे बेटा? 10,000 इज कॉस्ट माइनस 3600 का 20%, 1280 एंड सो ऑन। डन। आगे बढ़े। क्वेश्चन 4, जो जवाब था इसमें 2,1682। और अगर मैं रिक्वायरमेंट में पूछ लेता कि बताइए साथ साथ
कि एक्यूमुलेटेड भी कितना है, तो आप इसी वर्किंग से बता सकते हो। अब देखिए नंबर 4 मोहम्मद जैन, क्वेश्चन 4 फॉर ईयर 2000 इज 4000। छरी जैन का आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब 2000 आ रहा है। आप लोग चेक करें क्वेश्चन नंबर 4 का। जी बताइए। 25,000 is the cost minus this is cost, this is accumulated depreciation. Basically this is what net book value multiply by 20% which is rate। क्या ये वाली बात समझ आई? मैं कोई नया फॉर्मूला नहीं लगा रहा। ऐसे क्यों देख रहे हैं इसको यार? मैं साइड को जाता हूँ। काश कि जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो लोग भी मेरी बात को समझ सकें कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जो आपके उस्तादों ने पढ़ाया नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, खुदा की कसम मैं भी कुछ अलग नहीं बता रहा, वही चीज बता रहा हूं। ये जो सवालात रखे हैं ना, इसमें मैंने कोई टी अकाउंट वगैरह की कहानी नहीं की है। अभी मैं कर दूं कहानी तो सब एकदम हाथ पांव छोड़ दें। मैं अभी बिल्कुल सिंपल भाई डेप्रिसिएशन बता दूंगा। बहुत आता है ना डेप्रिसिएशन बता दो, ज्यादा भी नहीं, ऐसा थोड़ा चले बता दो दें। अभी मैंने इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं डाले। आई कैप ऐसे क्वेश्चन को देख के बिल्कुल वो जो जरदारी साहब की स्माइल होती है वो वाली दे रहा है। तो सबको एकदम क्लिक हो गया ना वो कैसी स्माइल होती है। तो एग्जामिनर भी बोल रहा है ये क्या है, ये कोई सवाल है? कितना कितना है? मोहम्मद जैन ने तो पहले ही बता दिया था। क्वेश्चन 5 अच्छा, जिन्होंने 1 से लेके 4 तक अभी जो काम किया, एक मिनट मुझे जवाब देंगे। आपको लगा कि किसी भी सवाल में आपकी कुछ लर्निंग हुई है? मैं भी बेसिकली उस चीज को डायग्नोज करना चाह रहा हूं। क्या आपको लगा कि कहीं ना कहीं, एक्सक्यूज मी गाइस, 1 से लेके 4 तक आप लोगों को क्या लगा कि कहीं मेरी लर्निंग हुई है? मुझे जोर से आवाज लगा के बोलेंगे तो समझ आएगी बात। कुछ ऐसा तो नहीं था कि हमें सब आता था, कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग हुई है। इसका मतलब ये है कि मुझे, जैसे कहते हैं ना, नीचे उतरना पड़ेगा डेप्रिसिएशन में। सही है, मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। और अगर मैं ये चीज अज्यूम करूं, ये तो पता ही होगा, ठीक, तो हमारी फ्रीक्वेंसी आउट हो जाएगी। ठीक, तो अभी हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 3-4 सवाल और करते हैं और इससे आपको भी पता चल रहा होगा और मुझे भी समझ आ जाएगा कि आप लोग अभी कहां पे खड़े हैं। नंबर 5 सॉरी, बेटा सवाल कर लें प्लीज, टाइम ना वेस्ट करें। नंबर 5 हो गया हफ्सा कैसर? Depreciation expense for the year. Remaining का और एडिशन का। देखिए बात सुनिए,
हमारे पास ये जो 40,000 वाला एसेट है, इसका अलाउंस, सर अलाउंस कहें या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अल्फाज इस्तेमाल करूं या प्रोविजन का? सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये क्या है? ये कॉन्ट्रा एसेट है। क्या है बेटा? ये कॉन्ट्रा एसेट, जिसको हम लोग नेगेटिव एसिड भी बोलते हैं, कॉन्ट्रा एसिड भी बोलते हैं और इसको नेगेटिव एसिड भी बोलते हैं, और ये एसिड्स की वैल्यू में रिडक्शन को शो करता है। तो 40,000 वाला एसिड, उसका अलाउंस कितना मौजूद है? 8,000। क्या ये वाली बात समझ आई? हमने इसका भी डेप्रिसिएशन मालूम करना है, और ये जो एसिड एक्वायर हुआ है 1116 पे 15,000 का, इसका भी डेप्रिसिएशन मालूम करना है। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ रिमेनिंग एसिड्स हैं, मेरे साथ रहिएगा, रिमेनिंग एसिड्स हैं, उसका डेप्रिसिएशन पता करना है, और कुछ एसिड्स का एडिशन हुआ है, इसका भी डेप्रिसिएशन मालूम करना है। अभी मैंने डिस्पोजल को नहीं छेड़ा, हम डिस्पोजल को भी छेड़ेंगे, हम एक्सचेंज को भी छेड़ेंगे, ठीक? अभी हम सिर्फ बेसिक्स पे खड़े हैं। रिमेनिंग का मालूम करना है। सर ये क्या किया था? ये रिमेनिंग का मालूम किया था, ठीक? तो रिमेनिंग का अभी भी बिल्कुल उसी अंदाज से मालूम करेंगे हम लोग। कैसे? 40,000 माइनस कितना? 8,000 इंटू 20%, कितना बेटा? SLM है, फाइन। मैं किस डायरेक्शन में जा रहा था? RBM, ठीक? RBM में एक स्टेप आपने एडिशनल करना पड़ा होगा। दिस इज कॉस्ट इनटू वी हैव नो स्क्रैप वैल्यू, सो कितना? 8,000 और इसका 15,000 का कितना बेटा? 11,000। तो रिमेनिंग का 8 आ गया, एडिशन का 3 आ गया। काइंडली कोशिश ही कीजिएगा जिस अंदाज से यहां पे मैं वर्किंग कर रहा हूं, इसको आपने अपना लेना, क्योंकि मैं अपनी वर्किंग का अंदाज चेंज नहीं करूंगा। सिंपल तरीन सवाल या कॉम्प्लेक्स, मैंने अपनी वर्किंग जो आज यहां पे रख दी है, थ्रू आउट IAS 16 जिस लेवल का भी सवाल हो, मेरी तरतीब कुछ ऐसी रहेगी, मैं चेंज नहीं करूंगा। तो कोशिश करें कि इसी पे अपने आप को ट्यून कर लें। मंथली बेसिस पे है तो क्या हुआ? हमने एडिशन जो किया है साल के शुरू में किया है। अगर ड्यूरिंग द ईयर कहीं होता तो हम प्रोरेट करते, हम प्रोपोर्शन करते, ठीक? चूंकि पूरे 12 महीने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 12 करने का तुक नहीं बनता, बिकॉज 20% इज रिप्रेजेंटिंग साल। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, depreciation expense are remaining a addition 18 मल्टीप्लाई बाय कितना? 3600, एडिशन में 8 इंटू 20% इंटू 12 इंटू 20% इंटू 3/12। जो सवाल आप पिछले सबक में कर रहे थे वही चीज यहाँ पे आ गई। सर मंथली लिखा हुआ है, तो मंथली अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे वो हमारे लिए यूजफुल है। कितना आया? 1200, 600, 5,400। R for remaining, A for addition. R for remaining assets का, A for जिन assets का addition हुआ है।
क्वेश्चन 6 तो कर लिया ना? मोहम्मद जैन, माय आंसर इज 8866। क्वेश्चन 6 का जैन आप देख लो, हमने अभी जो बोर्ड पे की है वर्किंग, आपकी वर्किंग में और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? ये हो गया। नंबर 7, नंबर 7 अगेन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिमेनिंग 12 माइनस 4320। याद रखें मैंने भी आपको तंग नहीं किया है डेप्रिसिएशन के हवाले से अभी तक, मैं आपको मासूमी अंदाज में एक्यूमुलेटेड बता रहा हूं। अगर नहीं बता रहा होता तो आपने सारे पिछले सालों का निकालना पड़ता। ठीक है जी, अभी तो बहुत सिंपल चल रहा है। कितना? 20% एडिशन 5000। देयर इज नो यूज ऑफ स्क्रैप वैल्यू इन आरबीएम। कितना बेटा? 2536। ठीक है जी। नंबर 8 नंबर 8 में कोई बताएगा हमारे साथ कि रेट कितना होगा? 25%। बेटा आप जो बता रही है ना वो अकॉर्डिंग टू SLM है, बिकॉज इन SLM रेट इज इक्वल टू 1 ओवर लाइफ या लाइफ इज इक्वल टू 1 ओवर रेट, बट इन RBM यहां पे कुछ और काम करना पड़ेगा। रेट इज इक्वल टू 1 माइनस nth रूट स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 4000 डिवाइडेड बाय 10,000 20%। एंड नंबर ऑफ इयर्स यानी कि टोटल लाइफ दिस इज व्हाट? चलो अप्रॉक्स आपने कर दिया ना, और ये है टोटल कॉस्ट। ठीक है जी हफ्सा। नंबर 9 पे आ रहे हैं। अच्छा इन सारे काम को आप शौक से कॉपी कर रहे हैं या जबरदस्ती? इसका मतलब हमें बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस चीज में इंटरेस्ट आपका अगर कहीं लूज हो रहा है, शायद एक आध जगह हुआ हो खैर, लेकिन अगर मेजॉरिटी जगहों पे आपका इंटरेस्ट अभी भी बाकी है तो इसका मतलब हमें नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे भले हम लोग उतरेंगे लेकिन क्या है, बहुत तेजी से काम करेंगे वो सारा और फिर हम आगे जाएंगे। यानी कि 3 क्लास का काम हमने 2 क्लास में करना पड़ेगा, भले उसमें 50 सवाल हो या 40 सवाल हो। मिसाल दे रहा हूँ, यानी कि अगर 10 क्लासेस हैं बिल्कुल बेसिक वाली तो मैं उसको रिड्यूस करके 5 पे लाऊंगा, कंटेंट कम नहीं करूंगा, ठीक, स्पीड तेज रखूंगा। नंबर 9 गेन लॉस ऑन डिस्पोजल। गेन लॉस मालूम करना है एसिड के डिस्पोजल का।
तो कॉस्ट कितनी? 10,000। उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000। ये कितना आया? दिस इज कैरिंग वैल्यू, नेट बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू 2,000। और हमने डिस्पोजल कितने में किया है? 3500। तो ये क्या हुआ? 1500 का लॉस नहीं बोलेंगे। देखो बेटा किसमें से क्या माइनस हो रहा है। बुक वैल्यू है 2000, बेच रहे हैं 3500, तो हमारे हिसाब से वो है 2 का, बेच रहे हैं 3500 का, तो 1500 हमारे पास गेन आया। क्लियर? अब हमने इसकी बनानी है कुछ सिंपल एंट्री डिस्पोजल की और फिर कंपाउंड एंट्री। ध्यान रख साथ, जितना भी काम किया है इसमें मैंने कोई मुश्किल बात नहीं की। जिसने जहां कहीं से भी पढ़ा होगा अकाउंटिंग, ये इतनी सिंपल अंदाज में बातें हो रही हैं। अब देखिए प्लीज इधर बेटा बात नहीं, सिंपल एंट्री अगर मैं बनाता हूं तो जब एसिड डिस्पोज ऑफ होता है, एसिड की नेचर क्या है? डेबिट की, क्रेडिट की? डेबिट की। तो जब एसिड हमारे पास से डी रिकॉग्नाइज हो रहा है तो उस पीपीई को, उस नॉन करंट एसिड को हमने करना है क्रेडिट, जो उसकी कॉस्ट है कितनी? 10,000। और हमने खत्म करके उसको एक जगह ले जाना है जहां पे जाके हम मालूम करेंगे कि इस ट्रांजैक्शन से गेन हुआ या लॉस। उस जगह का नाम क्या है? जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं ये है सारा रेवेन्यू, सही है जी, ये है सारे एक्सपेंसेस, डन। तो बताइए रेवेन्यू ये है सारे एक्सपेंसेस, इनको आपने आखिरी दफा कहां देखना है? किताबों में। सर सारे का सारा रेवेन्यू जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, सारे के सारे एक्सपेंसेस जाएंगे किधर? प्रॉफिट एंड लॉस में। और वहां जाके ये फैसला होगा कि गेन हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ या लॉस। ऐसा है या नहीं है? सर ट्रायल बैलेंस में भी हमें सारे रेवेन्यूज दिख रहे होते हैं, ट्रायल बैलेंस में भी हमें सारी कॉस्ट दिख रही होती है। ट्रायल बैलेंस में जो रेवेन्यूज दिख रहे होते हैं, जो एक्सपेंसेस दिख रहे होते हैं, उसको हम कहाँ ले जाते हैं? इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस। और वहां ले जाके हम लोग क्या करते हैं? फैसला कि प्रॉफिट हुआ साल का या लॉस। यानी कि देयर इज अ प्लेस टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। एम आई राइट? ये हम सब जानते हैं। इन द सेम वे फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट का डिस्पोजल करेंगे तो हमने उस एसेट को खत्म करना है और किधर लेके जाना है? एक जगह जहां पे जाके मालूम करेंगे कि गेन हुआ या लॉस। ठीक, उस जगह का नाम क्या है? डिस्पोजल अकाउंट। ये जानते हैं ना लोग, है ना? एसेट खत्म हुआ, ठीक। अलाउंस जब तक एसेट था तो साथ साथ पीछे पीछे उसके कौन चल रहा था? अलाउंस। जब एसेट नहीं रहा तो उसका मतलब अलाउंस का भी कोई तुक नहीं बनता। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट कितना? 8,000। और इसको भी हम खत्म करके एक जगह ले जा रहे हैं, और उस जगह पे जब जाएंगे तो वहां होगा फैसला कि भाई इस ट्रांजैक्शन से गेन हुआ या लॉस। उस जगह का नाम क्या है? बोलिए। डिस्पोजल अकाउंट। डन? ठीक हो गया? फिर बताइए उसको हमने बेचा कितने में? 3500 में। ये 3500 जो आ रहा है इसकी भी वजह जानते हैं हमने कैसे पैसा हासिल किया? हमने क्या कोई सेल की है गुड्स की? या हमने गुड्स की सेल्स की है? क्या हमने सर्विसेज फराहम किए? नहीं सर, ये हमारे पास एक फिक्स एसेट था, उसको हमने डिस्पोज किया है। तो ये पैसा आने की वजह, इट्स नॉट सेल्स ऑफ गुड्स, नॉट रेंडरिंग ऑफ सर्विस, इट्स बेसिकली डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। 3500 डन। गेन हुआ या लॉस? यहां से दिख रहा है हमें गेन हुआ। गेन की नेचर इनकम की है। कितना गेन हुआ? 1500। और इस गेन की वजह भी क्या बनी है? बोलिए। डिस्पोजल।
PPE क्रेडिट 10, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 8, कैश डेबिट 3500, और अब जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है कितना 1500। दिस इज कंपाउंड एंट्री। हमें ये दोनों पता होना लाजमी है, ऑप्शन नहीं है। बोर्ड पे मैं जितना भी कलम इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई गुफ्तगू मीनिंगलेस नहीं है, एक गुफ्तगू भी यहाँ पे मीनिंगलेस नहीं है, हर चीज को हमने इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको लगता है अच्छा ऐसे भी होता है, कॉपी कर ले, अच्छा ऐसे भी होता है, याद था हमें, रिवाइज हो जाएगा, कॉपी कर ले, कुछ मिस नहीं करना है हमें। अदरवाइज मैं आपको बहुत नेक इंसान समझूंगा, मतलब ये कि आपको सब चीजें पहले से आती हैं। हमने यहां पे बनाना है नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का अकाउंट, और हमने यहां बनाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और हमने यहां पे बनाना है जी नेट बुक वैल्यू का अकाउंट। ठीक है बेटा, साथ साथ स्टार्ट करें। देख लिया आपने? बताइए, देखो कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं दे रहा मैं आपको, हमने सिर्फ क्या करना है, वी जस्ट हैव टू प्लेस द वैल्यूज। ठीक, और अगेन मैंने आपको कहा कि इस तरह के सवाल देख के एग्जामिनर बिल्कुल उन साहब की तरह हंस रहा है। ठीक है जी, इस तरह के सवाल बिल्कुल बेकार हैं आईकेप की नजर में अभी तक फिलहाल। बताइए, हमने अगर मशीनरी एक्वायर की है, कितने की बोले? 12,000। मेरे साथ मूव कीजिएगा प्लीज। 12,000 यहाँ पे आ गया, किसी का कोई एतराज नहीं। सर डे 1 पे जो कॉस्ट होती है वही बुक वैल्यू होती है। डे 1 पे जो कॉस्ट होगी वही क्या होगी, बोलिए? बुक वैल्यू। ठीक, कोई मसला नहीं। ऑल सेट। क्या कोई ड्यूरिंग द ईयर 2019 एडिशन हुआ है? किसी एसेट का एडिशन हुआ? नहीं। क्या किसी एसेट का डिस्पोजल हुआ? नहीं। कोई रिवैल्यूएशन हुआ? सर ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक, क्या कोई एक्सचेंज वगैरह का मामला हुआ? नहीं। क्या कोई इंपेयरमेंट हुई? ये सब चीजें बेटा आएंगी। सही है? इस तरह का सवाल आपके पास बन के आएगा। एडिशन भी हो रहा होगा, रिवैल्यूएशन भी हो रहा होगा, कुछ कैश डिस्पोजल हो रहा होगा, कुछ एक्सचेंज हो रहा होगा, कुछ इंपेयरमेंट का चक्कर होगा। ये आपके कोर्स का हिस्सा है। तो हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से, लेकिन अभी हम सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं कि ये सिंपल सा अकाउंट कैसे बनता है। इसका मतलब नो एडिशन, नो डिस्पोजल, सिर्फ बेसिक्स। कितना आ गया बेटा? 12,000। डन। बताइए, एक्यूमुलेटेड ओपनिंग तो कुछ नहीं होगा क्योंकि पहला साल है, तो डेप्रिसिएशन यहां पे आता है, कितना दिया हुआ है? 2875। एक्सक्यूज मी, देखना जरा यहाँ पे 2875, तो यहाँ पे कितना आ गया बोले? 2875। इधर देखो बेटा, मैं आपसे पूछूं कि डेप्रिसिएशन क्या करता है? सर डेप्रिसिएशन ना अलाउंस को बढ़ाता है। ठीक, डेप्रिसिएशन अलाउंस को बढ़ाता है। बिल्कुल सही जवाब। किसी ने बोला नहीं सर अलाउंस को नहीं, वो बुक वैल्यू को कम करता है। मैंने बोला तुमने भी जबरदस्त बात बोली है, और जिसने कहा था कि अलाउंस को बढ़ाता है आपने भी जबरदस्त बात बोली। फिर हम उसके पास गए जिसने कहा था कि डेप्रिसिएशन अलाउंस को बढ़ाता है, वो बस सिर्फ मुस्कुरा रहा था, सर अलाउंस को बढ़ाऊंगा फिर कॉस्ट में से अलाउंस को माइनस करूंगा, सर बुक वैल्यू कम हो जाएगी। ये साले पता ही नहीं। ठीक,
जिसने कहा कि सर डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू को कम करता है, उसने भी सही बात बोली। जिसने कहा कि डेप्रिसिएशन अलाउंस को बढ़ाएगा, जब वजाहत मांगी तो उसने कहा कि सर अलाउंस बढ़ेगा तो कॉस्ट में से जब अलाउंस माइनस होगा तो बुक वैल्यू खुद रिड्यूस हो जाएगी। क्या ये वाली बात समझ आती है? इसका मतलब डेप्रिसिएशन जो है वो बुक वैल्यू को तो कम करता है, या तो आप बुक वैल्यू को डायरेक्टली कम कर दें। हेलो, बुक वैल्यू को आप डायरेक्टली क्या करें? कम कर दें। अगर डायरेक्टली कम नहीं करते तो आप क्या करेंगे? अलाउंस का अकाउंट बनाएंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, और जब कॉस्ट में से अलाउंस माइनस होगा तो बुक वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब आप एक स्टेप में काम करें या 2 स्टेप में करें, आपकी चॉइस। वो काम जो 2 स्टेप में हो रहा है वो क्या है कि कॉस्ट अलग चल रही है, अलाउंस अलग चल रहा है। तो जब कॉस्ट में से अलाउंस माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बेहतरीन, हमने ये काम देखा है। ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट क्या है कि सर अगर बुक वैल्यू का अकाउंट में बना रहा हूं तो यहां पे तो अलाउंस और कॉस्ट दोनों नेट ऑफ हुई हुई है ना, नेट ऑफ हुई हुई है। ऐसा है कि नहीं? नेट बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट माइनस दिस इज एनबीवी। मैंने जो भी आपसे बात कही है कि डेप्रिसिएशन अलाउंस को बढ़ाएगा, ठीक, और अलाउंस जब बढ़ेगा तो कॉस्ट में से जब अलाउंस माइनस होगा तो कम क्या हो जाएगी? बोलिए, बुक वैल्यू। दिस इज व्हाट वी हैव डन। ऑल्टरनेट, सर अगर हम लोग अलाउंस का अकाउंट नहीं बना रहे तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट बुक वैल्यू को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन जो है वो बुक वैल्यू को, बताइए क्या करता है? क्या खुशी खुशी आपने ये बात तस्लीम कर ली जो मैंने भी यहाँ पे किया है काम? सर हम इसमें अपने आप को बड़ा कंफर्ट फील करते हैं, आपने अपने आप को इसमें भी कंफर्ट करना है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये कलम जो चल रहा है बोर्ड पे कोई भी मीनिंगलेस काम नहीं है, हर काम की अपनी एक हैसियत है। तो स्किप कुछ नहीं करना। नहीं सर मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, अभी आपने अपनी कंफर्ट नहीं देखनी, यहाँ पे जो बोर्ड पे काम हो रहा है उसको कंफर्ट जोन में आपने लेके आना है किसी भी तरह से। तो देखिए मैंने कोई मुश्किल बात भी नहीं बोली और ना कोई बड़ी सिंपल सी बात थी, है समझ आ गया? तो सिंपल है। तो डेप्रिसिएशन ने हमारी बुक वैल्यू को क्या कर दिया? बोलिए, कम। कितना है? 9125। तो ब्रॉट डाउन 9125, ठीक हो गया? फिर बताइए यहाँ पे कितना है? 12, और यहाँ पे कितना? 2875। फिर हम अपने आप से पूछेंगे क्या कोई ड्यूरिंग द एडिशन हुआ? नो। क्या कोई डिस्पोजल हुआ? नो। क्या कोई रिवैल्यूएशन हुआ? नहीं। क्या कोई एक्सचेंज हुआ? नहीं। क्या कोई इंपेयरमेंट की बात है? नहीं। जब कुछ भी नहीं है, so there is no change in the cost. If there is no addition, no disposal, no revaluation, no impairment, there is no change in the cost. अब मैंने आपको डेप्रिसिएशन इस काम को सिंपल रखने के लिए प्रोवाइड कर दिया, अदरवाइज ऐसे आएगा नहीं, वहां पे सिनेरियो चेंज हो जाएंगे। देखिए मैं सिर्फ एक फ्रेम सेट कर रहा हूं कि हम लोग अभी कहां पे खड़े हैं। यहां आ जाएगा बेटा डेप्रिसिएशन कितना? 28। अब सर वो एसएलए में, आरबीए में सम ऑफ द ईयर है, अभी हमारे से कोई कंसर्न ही नहीं, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड। कितना हो गया? 5750। तो कॉस्ट माइनस 2 सालों का डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू। डन। बुक वैल्यू ये डे 1 पे कॉस्ट इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू, लेकिन सब्सिक्वेंटली cost will not remain the book value. Day 1 पे cost is equals to book value, but subsequently cost will not be equal to book value because book value will gradually reduce just because of the main reason is depreciation. अब बताइए यहाँ पे 2875 डन। तो आप 12 में से ये माइनस कराओ तो जवाब क्या आएगा? 6250। 2 अकाउंट बने हुए, ये भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने अपने आप को अगर यहां पे कंफर्ट में नहीं है तो लाना पड़ेगा, और अगर यहां पे नहीं है तो लाना पड़ेगा। कोई भी आपके पास चॉइस नहीं है कि सर हम इसमें कंफर्टेबल हैं और इसी में रहेंगे। वो आगे जाके आपको रीजन समझ आएगा कि मैंने छोटी छोटी चीजों पे क्यों जरूरी समझा काम कराना।
अब इसी तरह से तीसरे साल का कर लें, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चौथे साल का रहने दें जी। बस सिर्फ 3 साल का कर लें, आपको एक आइडिया हो गया कि इसमें क्या है। अच्छा, बहुत सारे लोग के लिए बड़ा अच्छा सेशन रह रहा होगा क्योंकि उनको पुरानी चीजें रिकॉल हो रही है। ठीक है, तीसरा साल आप कर लें इसमें और फिर अगले सवाल पे जाते हैं। नंबर 10 इज डन। अब आ रहा है नंबर 11। 11 जितने भी टॉपिक्स इंशाल्लाह मेरे साथ करेंगे उसमें मैं बुक का जो कंटेंट है वो पेज 1 पे रख दूंगा ताकि आप वो करते जाएं और टिक लगाते जाएं। इससे हमारी सारी चीजें इंशाल्लाह कवर अप हो जाएंगी। पास्ट पेपर्स की सारी ऑब्लिगेशन हमारे एंड पे, आपने अपने एंड पे सिर्फ क्या करना है, जितना काम कराया है बस उसी को करना और कुछ नहीं करना। सर 5750 कैसे आया? 5750 हमजा मेरे भाई 2875 प्लस 2875 इज इक्वल टू 5750 ही था। 2875 प्लस देख लें 5750 हमजा ऐसे ही आया। सही है, आगे बढ़े। 11। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों ने ये अकाउंट तो देखा होगा, ये क्या देखा था या अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं प्लीज जल्दी से बता दीजिए, फर्स्ट टाइम है आप लोग का? मेजॉरिटी लोगों ने जिस पे ज्यादा काम किया था वो ये वाला, ठीक, इस पे शायद काम ना किया हो, हमने दोनों पे काम करना पड़ेगा। अब आ जाइए नंबर, ठीक है हाजिक, आपका मैसेज आ गया। नंबर 11, नंबर 11, नंबर 11 में अगेन क्या मालूम करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अच्छा, वैसे आप लोग की थर्सडे को क्लास जो 10 से 12 होती थी उसके बाद दूसरी कनेक्टेड क्लास थी कोई? हाँ जी, कॉस्टिंग होती है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे ख्याल से वो एसी की वजह से जो थोड़ा सा कॉस्टिंग है, तो कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि हमारी कोई दूसरी क्लास नहीं है, सिर्फ एक क्लास ही थी आज। सही है, चलें जी। नंबर 11, नंबर 11 क्या करना है? यहाँ पे डेप्रिसिएशन मालूम करना है। रिमेनिंग, आर फॉर रिमेनिंग, एडिशन भी है और इसमें डिस्पोजल भी है। बेटा डिस्पोजल भी है और एडिशन भी है, चाहिए जी। मालूम करना है इन तीन का डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग का, चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। बोलिए, टोटल कॉस्ट, पहले आप लोग करें, मैं नहीं करता, आप बस मुझे जवाब बता दें। सही है, पहले आप लोग जवाब बताएं। 16,000।
मुझे टोटल बताइएगा। चलें अभी बाकी लोग देख लेते हैं क्या आते हैं उनके जवाब। मोहम्मद अली, इंशाल्लाह ऐसे ही टाइम टेबल कुछ रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि सर प्लीज अगर सारे सब्जेक्ट की क्लास एक दिन हो जाए, कुछ ऐसे ही सेटिंग बनेगी। एक दफा सिर्फ वो एफसी वाले स्टूडेंट जो हैं वो अलाइन हो जाएं, तो फिर एक टाइम टेबल आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे भाई पीछे बताइए कितना जवाब आया? 13,000, 10,200। देखिए ऑप्शंस माशाल्लाह हमारे पास हैं। 10,200, 13,000, 21,000। मैंने कोई गंदी बात तो नहीं पूछी थी आपसे, मैंने सिंपल पूछा था डिप्रिसिएशन बताइए। बेसिकली पता यहाँ पे ये चल रहा है कि हम खड़े हुए किधर हैं, तभी मैं काम करते करते रुक गया। बाकी लोग जो खामोश है उनका कोई और ऑप्शन आ रहा हो। जी हमारे भाइयों बहनों जल्दी से बताइए। अब्दुल बासित 22,900, 22,900। मोहम्मद जैन 21,000। जी अलीसा जल्दी से बताइए। हफ्सा आरिफ कहाँ शॉर्ट हो गई आप? जवाब दें जवाब। जी लइका खलील सयाल, खलील भाई कैसे हैं? समीर कह रहे हैं 18,000। यहाँ वाला समीर क्या बोलता है? जी कशफ 21, आमना 18। जी 18। जी मैडम कुछ और आ रहा है? 18,000। कैरल 18। जी अफसा कैसे? हॉल पढ़ो भाई, क्यों नहीं बता रहे? मास खालिद 2100। एक बात बताऊं, ये जवाब जो आपने इतने सारे दिए ना, इससे आपको भी अंदाजा हो रहा है और शायद मुझे भी हो रहा है कि गड़बड़ है। सही है जी? तो बजाय इसके कि आप शुरू में शोर करें, शुरू में ही आवाज को दबा दिया जाए ना, तो फिर वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप आगे जाके। अब ये है कि अब आप बोले अच्छा ऐसे हुआ था। मैं यही चाह रहा हूँ कि इस तरह का आपका कोई रिस्पॉन्स आए। 80,000 माइनस 15,000 तो टोटल कॉस्ट में से डिस्पोज एसिड की कॉस्ट को मैं पहले निकालूंगा, तो मेरे पास बचे हुए एसिड्स की आ जाएगी कॉस्ट, रिमेनिंग कॉस्ट इनटू 20%, 13,000। ये तो 13 आ रहा है ना? अच्छा अब सुनिए, वो जो 15,000 वाला एसिड है, नहीं होगा ना साल की शुरू में? अरे सब्र तो करें यार, वो साल के शुरू में ही डिस्पोज हो गया। अगर 1 महीने रहता, 2, 3, 4, 5 महीने रहता तो हम उसको प्रोरेट करते। अगर 2 महीने रहता तो 12, 6 महीने रहता तो 6 और 12, यहां पे तो 0 और 12, मतलब नेल। कुछ 18 वाला जवाब सही नजर आ रहा है मुझे तो। और फिर 25,000 इंटू
कितना? और आपकी दुकान में माशाल्लाह बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है भाई, ये मैंने जान के इसलिए लिखा कि हमारे पास इतने सारे माइंडसेट बैठे हुए हैं, तो उसका मतलब चीज गड़बड़ है। अच्छा, मैं इस हवाले से ज्यादा अभी डिटेल नहीं डिस्कस कर रहा, मुझे चूंकि आइडिया हो गया कि इस एरिया में गड़बड़ हो रही है, तो मैं पूरे प्रोटोकॉल से आऊंगा, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मूव करके आऊंगा, क्योंकि मैंने सिंपल सी बात रखी, जवाब डिफरेंट आए, इसका मतलब हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, बल्कि हैं ही कॉमर्स स्टूडेंट बैठे हुए, लेकिन उनमें भी आपस में अभी इत्तेफाक नहीं हो रहा, क्योंकि किसी का जवाब कुछ है, किसी का कुछ है। अब देखिए नंबर 12, जल्दी से देख लें, जल्दी से। नंबर 12, नंबर 12, अच्छा ये पहले आप करें। मोहम्मद ज़ैन, इंशाल्लाह हम जब बेसिक के सवाल करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। नंबर 12 ट्राई कीजिए। क्या जवाब है? नंबर 12 में ए का बताया आपने, और 1325। अभी इतनी सारी जगह छोड़ी हुई है, हम चाहते हैं कि और ग्राहक आए और अपनी वैरायटी बताएं। तो 14-15 क्लासेस थी, उसका फायदा अब आपको कहीं ना कहीं मिलना है। कितने? पता नहीं है सर, दुकान खुली हुई, बताएं। 2575। इतने ऑप्शन तो एग्जामिनर भी नहीं देता। अच्छा, 1325 से एक और दफा आ गया। 1001,325। इस बच्चे पे वैसे भरोसा है। अच्छा, चेंज कर लिया आमना। अच्छा जी, जवाब मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किए हैं। खलील साहब कहते हैं कि 1125। अब्दुल बासित बी सही है, चोपड़ा का। अच्छा, 1350 जी। जो बोले भाई, हम वेलकम करेंगे आपको। मिटा दिया ये तो चलें। देखिए, हमने सिर्फ ऑप्शंस अभी लिए हैं, हमने चीजों को, वी आर हियर टू लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वेयर इज द प्रॉब्लम। उसका मुझे कुछ क्लू मिल रहा है, तब जो मेरी अगली क्लास होगी ना, तो वो हमारी बेसिकली IAS 16 की फर्स्ट क्लास होगी, बेसिक डेप्रिसिएशन को लेकर। जब मेंशन नहीं होगा तो हम लेते ही प्रो रेटा बेसिस, मंथली बेसिस, प्रोपोर्शनेट करते हैं। चलें, सही है, देखते हैं। कुछ नहीं लिखा हुआ होगा कि मंथली है या कुछ और, तो हमेशा वी विल गो फॉर प्रोपोर्शनेट बेसिस, प्रो रेटा बेसिस। जी मेरे भाई, कोई जवाब? 1325 यहाँ आ तो रहा है। बी में आप लोग के ऑप्शंस कम है। 2650 2650। अंशाल मेरे भाई, बताओ बेटा, सब खैरियत? मैं ये पूछ नहीं रहा, मैं ये जवाब पूछ रहा हूँ यार। अच्छा,
1325, 1125 और 1325। जी हफ्सा के सर। नंबर ए, accumulated depreciation of disposed asset. ट्वेंटी 14, इधर देखते जाइएगा, 2500 इंटू 10%, कितना? 2015 स्ट्रेट लाइन है। ओके, ट्वेंटी 14 से 2017, 10%, 14, 15, 16, 17, कितने साल? इसकी ऑल्टरनेट जो कैलकुलेशन आपने की है, मुझे कोई एतराज, कोई हर्ज नहीं है। कितना आ रहा है? 1000, ठीक है जी, डन। और फिर 2018 के कितने मंथ्स? इंटू 10% इंटू 1125। और फिर इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट जो है इसमें रिमेनिंग डिस्पोजल एडिशन, रिमेनिंग 10 माइनस 2500 इंटू कितना? 750, फिर 2500 इंटू एडिशन है 45 साल के शुरू में कितना? अब आप खुद देख लें कि कहीं ना कहीं अगर जो आपसे मिस्टेक हुई है। 1325, नंबर 13 पे जल्दी से आ जाइए बस। नंबर 13 1398.4 और बी एक ही है इसमें। जी बताइए।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बताइए। जी लइका जल्दी से बताओ बेटा। माज हाजिक बताइए। मिसबा क्या आ रहा है? जी भाई। हाँ हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपके पीछे वाले से। तो यार पेन इस्तेमाल करें। वन 1398.4। कितना है बेटा? 938। यार प्लीज अपने ऑप्शंस बताइए। 938 आया, और क्या है? आप लोग बताइए। हफ्सा 1398 ही आ रहा है सर। अच्छा जी। हफ्सा वसीम कहाँ गायब है? जी खलील सयाल 1398 ठीक है। हफ्सा कैसा है? आ गया जवाब। कितना? 1398 1 फिगर्स को आगे पीछे तो नहीं पढ़ रहे? जी सनी आप 1398 13 ठीक। सर कितना है? 22 पॉइंट फाइंड भी कुछ बता दें, अच्छा लगेगा। आपका कितना है? 132298। मेरे ख्याल से बस करते हैं, अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। 13 का सॉल्यूशन रिमेनिंग डिस्पोजल एडिशन। इधर देखो बेटा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मैं आपके साथ फिर वही बात शेयर कर रहा हूं, इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसका मतलब हम सब एक पेज पे हैं ही नहीं। और बहुत सारे बच्चे साइलेंट हैं, वो खुद अपने आप से पूछ रहे हैं कि यार इनका तो चलो कम से कम ये तो आ रहा है, मैं तो आ ही नहीं रहा। ठीक, तो इसका मतलब हम सब एक पेज पे भी नहीं है। सबसे पहले देखें, किसी भी जगह का माहौल उस वक्त बनता है जब सब लोग एक पेज पे आ जाए। एटलीस्ट मैं क्लास के माहौल की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। जब अपने जैसे बहुत सारे लोग होंगे और सब एक पेज पे जा रहे होंगे ना, तो मुझे चलने में आसानी होगी आपके साथ और आपको मेरे साथ। नहीं तो क्या होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ लोग साथ चल रहे हैं और कुछ साथ छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कोशिश ये करनी है अल्लाह की मदद से कि सबको पहले एक पेज पे लाना है और उसके बाद ही फिर हमने स्पीड पकड़नी है। तो शुरू में मैं इंटेंशनली जरा स्लो जाऊंगा, शौकिया नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैंने देखे 1 से लेके 5 तक हैंड आउट दिए, पेजेस मैंने आगे नहीं दिए। रीजन उसका ये है कि मुझे अब जो हैंड आउट देना होगा आपको वो उसी हिसाब से दूंगा जिस तरह से मुझे भी ऑडियंस नजर आ रही है। क्योंकि अगर मैंने प्री प्लान किया हुआ था कि ये देने और यहाँ पे हालात डिफरेंट होते तो फिर हमारी फ्रीक्वेंसी आउट हो जाती, तो इसी वजह से हम थोड़ा स्लो हो गए। अब आइए यहाँ पे 20,000 माइनस 11,808। सर ये क्या है? कॉस्ट। ये क्या है? ये क्या है? अलाउंस। अच्छा यूं भी कर सकते हैं। डिस्पोज एसिड की कॉस्ट बताएंगे? वो जो काम किया था वो भी सही था, हम देख लेंगे उसको भी। दिस इज टोटल कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट ऑफ डिस्पोज्ड एसिड। मैं ये सब चीजें लिखवाऊंगा आपको, सही है? परेशान नहीं हो कि सर मजीद इसकी वजाहत दें, मुझे क्लू मिल गया है कि मुझे कहां पे उतरना है, तो अब मैं वो सारी चीजें थ्रू प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ में वो चीजें कराऊंगा। अब बताइएगा 11808
इसका अलाउंस है। आरबीएम में फॉर्मूला क्या होता है? नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। वो अपनी जगह जो था वही का वही है जी। देखें ये दिया हुआ है, अगर ये नहीं दिया हुआ होता ना तो मजीद काम बढ़ जाता। अभी मैंने काम को सिंपल रखा है। दिस इज रिमेनिंग कॉस्ट, एक्सक्यूज मी गाइस, दिस इज रिमेनिंग कॉस्ट, दिस इज रिमेनिंग अलाउंस। तो रिमेनिंग कॉस्ट माइनस रिमेनिंग अलाउंस इज इक्वल टू रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट करूंगा तो रिमेनिंग एसेट्स का डिप्रिसिएशन आएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है। मल्टीप्लाई बाय कितना? 20%। कितना बोले बेटा? 1098। चले 0.4 तो यहां भी आ रहा है वहां भी आ रहा है, कुछ ना कुछ तो है इसका कनेक्शन। डिस्पोजल 5000 माइनस 2300। अगर ये कुछ टाइम रहता इस साल भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि साल के शुरू में चले गया नील, और फिर 6000 इंटू तो 1398, सॉरी कितना है? तो 1398.4 सही है जी। मिसबा 1398.4। बहुत डिफरेंट जवाब आ रहे हैं यार यहाँ पे। तो यहाँ अलग वैरायटी और ऑनलाइन अलग वैरायटी है हमारे पास। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोगों ने, आप लोग ने भी अपने आप को थोड़ा बहुत देख लिया है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 भी बाकी है, वो भी हम कर लेंगे। हमारे पास 15 भी बाकी है, वो भी हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने किसी भी एरिया पे ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं किया, सिर्फ ऑन ए लाइटर नोट हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, क्या बेसिक्स पे हम लोग मजीद टाइम, एक बात याद रखिएगा, हमारे पास सारे इंट्रो टू अकाउंट्स वाले स्टूडेंट नहीं बैठे हुए जिन्होंने पढ़ा हुआ है, सारे आईए वाले स्टूडेंट्स नहीं बैठे हुए। हमारे पास आईकॉम वाले भी हैं, हमारे पास ओ लेवल्स वाले भी हैं। ईमानदारी से जल्दी से बता दें, क्या मैं इन सारी चीजों पे एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए मजीद 2-3 क्लास लगाऊं या नहीं लगाऊं? खुदा ना ख्वाहिस्ता एक हमारे साथ हादसा भी हो सकता है। वो लोग जो अभी भी समझते हैं नहीं सर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बेसिक के हवाले से आईकैप लेवल का एक 5 पेपर का सवाल देता हूँ, और वो वाला नहीं दूंगा बच्चों जो आपने किया हुआ है। फिर आप ऐसी शक्ल गायब नहीं गरक करोगे तुम लोग कि वो बोलोगे कि यार सर वो हमसे गलती हो गई कि हमने बोला था कि बेसिक पे टाइम नहीं लगाएं, बस आगे बढ़ जाएं। अगर ऐसी फीलिंग है तो मेरी अगली क्लास में मैं एक आईकैप के लेवल का जो इस तरह के सवाल आते हैं इसका एक सवाल देता हूँ। अगर आपसे वो हो जाता है, डरा नहीं रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मेजॉरिटी से होगा नहीं। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये रहेगा कि हम लोग 2-3, क्या ख्याल है? आप लोग बताएं प्लीज, आप लोग बताएं ईमानदारी से क्या करना है। बेसिक्स पे क्या रुकें या नहीं रुकें? अब्दुल बासित कह रहे हैं 1 क्लास इज मोर देन इनफ। सर जी 3 आवर्स की क्लास बेस्ट रहेगी मॉर्निंग की। अगर एक क्लास इज इनफ नहीं यार, एक क्लास मैं घट 3 क्लास तो लूंगा, 3 से 4 क्लास लूंगा। अच्छा ना लगे कोई बात नहीं, हम रिश्ता यहाँ पे बनाने नहीं आए, हम बेसिकली वो काम करने आए हैं कि जिससे आपका पेपर निकले। सही है मेरे भाई? तो आज की क्लास में हमने एक दूसरे को कुछ पहचाना है। अभी 2-3 क्लास लगेंगी जिसमें हमने सारा काम कवर अप करना है। अल्लाह हाफिज।